दोस्तों, पीपल पानी का बाग शिवालिक की तलहटी में एक रिवाइन थी जो दूर तक चली जा रही थी। उसी के किनारे के एक खड्ड में ये पैदा हुआ था। इसकी माँ और उसकी माँ और दो बच्चे। ये इसका इतिहास इतना ही पता है। ये जिम कॉर्बेट साहब का कहना है कि उन्हें इसका इतिहास इतना ही पता था। सबसे पहले तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबका मैं उत्तरांचल डायरीज में। दीदी, बहनियों, नानतीनों, दाजू, भुला, सब ठीक होने वाला, सब बढ़िया होंगे, मज्जे में होंगे, सब भली के रूंचे, सब खुश रूंचे नहीं, सब खुश रहें, सब मस्त रहें, सब बिंदास रहें। मेरे और भाई बहन जो मेरे और दोस्त जो सभी इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि उत्तरांचल डायरीज़ है तो उत्तरांचल से ही शुरू होती है और उत्तरांचल के किस्से ज़्यादा है। उत्तरांचल, नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, सब आपने नाम सुने होंगे, कौसानी, रानीखेत। तो ये सब इन जगहों के किस्से मैं सुनाता हूँ। तो फिलहाल हम लोगों की स्टोरी चल रही है उत्तरांचल के जो बाघ थे उनके ऊपर, जो फेमस बाघ थे या जो मैन ईटर थे। तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो को भी बहुत सराहा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो अपना कीमती टाइम इस शरीर को दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट साहब क्या करते थे कि गर्मियों में काला दूंगी आ जाते थे, सॉरी सर्दियों में काला दूंगी आ जाते थे और गर्मियों में नैनीताल चले जाते थे। दोनों जगह इनके घर थे, काला दूंगी में भी, नैनीताल में भी। तो सर्दियों के टाइम में ये नैनीताल आए हुए थे। इन्होंने घर के बाहर खड़े थे, एक चीतल की आवाज़ सुनी तो ये उस दिशा में चले। जब उस दिशा में गए तो आगे जा कर के पीपल पानी जगह पड़ी। पीपल पानी ये समझिए कि पीपल का पेड़ है, उसके पास में एक पानी का स्रोत है, तो उस जगह का नाम पीपल पानी हो गया है। एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग वाटर। तो पीपल पानी पहुंचे, वहां पे इन्होंने जो उस पानी के आसपास जो रेत थी, वहां पे एक बाघ के शावक के, एक बाघ के बच्चे के पाँव के निशान देखे, जिनको देख के उसकी उम्र का अंदाजा इन्होंने लगाया कि ये करीब 1 साल का बच्चा है और शायद ये अपनी माँ से बिछुड़ गया है। और अपना ये सब अपना घूम फिर के लौट आए। 1-2 दिन के बाद में इन्होंने वहाँ पे फिर जब ये जा रहे थे एक वन पथ पे, उन्होंने देखा कि उसी एरिया में वहाँ पे जो है बाघ के पाँव के निशान हैं। तब इनको ध्यान आया कि अरे यार, ये तो बाघों का प्रजनन टाइम है, ये तो मीटिंग टाइम चल रहा है बाघों का। तो दोस्तों होता क्या है कि बाघिन जो है अपने बच्चों को बहुत सेफ रखती है। और मैंने कई वीडियो में भी बताया हुआ है अपने कि वो अटैक कर देती है अगर बच्चों के पास जाए कोई, तो वो मतलब अपने बच्चों के लिए जान लगा देती है। एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए जो सब कुछ कर सकती है वो ये बाघिन भी करती है। कई बार इसका उल्टा भी होता है। अगर अच्छा होता क्या है, जो जो ये मीटिंग आवर्स, ये जो पीरियड होता है, ये जो समय होता है प्रजनन का, इस टाइम में बाघ भी बहुत एग्रेसिव रहता है और बाघिन भी। अगर बाघिन से ज़्यादा शक्तिशाली बाघ है, ज़्यादा पावरफुल है, तो बाघिन क्या करती है, अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, ताकि वो सेफ रहे, उनको अपने से दूर कर देती है। वो दूर हो जाते हैं, सेफ रहते हैं, क्योंकि बाघ जो है बड़े ईर्ष्यालु, थोड़ा सा जेलस होता है और वो बच्चों को मार देता है। तो वो बाघ उनको ना मारे इसलिए माँ बलिदान कर देती है, खुद को बलिदान कर देती है, समर्पित कर देती है बाघ को, और बच्चों को जो है अलग कर देती है। थोड़ा द्रवित करने वाला, दुखी करने वाला और थोड़ा क्रूर सा निर्णय है, लेकिन दोस्तों जंगल का नियम है, कुछ नहीं कर सकते। खैर अब ये जो बच्चा माँ से अलग हो गया था, ये क्या कर रहा था, ये सुअर के बच्चे या ये जंगली मुर्गियाँ या काकड़, घुरड़, ये हिरन के बच्चे, इन सबको मारता था। और इसने अपना रहने का जो बना रखा था, एक गिरा हुआ पेड़ था, जिस पेड़ में किसी टाइम में एक स्याही जो होती है, साही, उसने एक उससे बड़ा सा होल करके उसको काफ़ी गहरा बना दिया था अंदर तक। तो इसने अपने रहने का स्थान वही बनाया था और ये जो शिकार मारता था उनको लेके वहीं लाता था, वहीं रखता था, वहीं खाता था। धूप सेकने के लिए ये तेंदुओं की तरह से ये भी खुली जगह पे आ जाता था, धूप सेकता था और फिर वहीं अंदर चला जाता था। जब शिकार मारना होता था फिर निकल आता था। तो इस तरह से ये
बढ़ रहा था। जनवरी का महीना था जब जिम कॉर्बेट साहब ने इसको पहली बार देखा। हुआ ये कि ये शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक कौवे को देखा। एक्चुअली ये जो गिद्ध होते हैं, कौवे होते हैं, नीलकंठ होते हैं, ये सब एक शिकारी को बता देते हैं कि किस जगह पे कोई जानवर पड़ा हुआ है, मृत जानवर पड़ा हुआ है। तो ये खोजने में बड़े सहायक होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ बता देती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो कौवा क्या कर रहा था, एक जो पेड़ में बैठा था उसकी टहनी से अपनी चोंच को साफ कर रहा था। उसको देख के ये समझ गया कि अभी अभी अपना खाना खा के कहीं कोई यहाँ पे कोई शिकार कुछ पड़ा हुआ है जिसको खा के ये आया हुआ है। तो शिकारी की जिज्ञासा होती है, ये उस तरफ चले गए देखने के लिए। तो वहाँ पे इन्होंने एक चीतल के अवशेषों को देखा। वहीं पे एक रास्ता था बगल में जिससे कुछ गांव वाले जा रहे थे, पहले गुजरे होंगे। तो उन्होंने क्या किया था, वो जो चीतल था उसको मांस को एक पेड़ गिरा हुआ था उसके तने के ऊपर रख के उसको एज ए चॉपिंग बोर्ड यूज़ करके उससे पीस बना करके अपने अपने हिस्से बांट लिए थे और अवशेष को वहीं पे छोड़ के चले गए थे। वहाँ पर ढेर सारा खून था और बचा हुए अवशेष थे, छोटे मोटे जो मांस के जो टुकड़े पड़े हुए थे वो कौवे आके खा रहे थे। ये उस जगह पे पहुँचे और इन्होंने सोचा कि यार ये देखा इधर उधर कहीं झाड़ वाड़ कुछ ऐसा है नहीं जहाँ पे कोई छिपा जा सके या आड़ ली जा सके। ये देखना चाह रहे थे कि आखिर ये मारा किसने है, किसी तेंदुए का काम है या किसी बाघ का काम है, क्योंकि इनका क्षेत्र था तो इनकी नॉलेज में होना जरूरी है कि बाघ है कि तेंदुआ है, क्या है आखिर यहाँ पे। तो ये एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए और नज़र रखने लगे। तो इन्होंने देखा थोड़ी देर बाद एक जंगली सूअर आया। जंगली सूअर ने ऐसे मुंह ऊपर किया, सूंघने लगा और जो जिस तरफ शिकार था उस तरफ को घुमा, फिर थोड़ा उसने ऐसे सर घुमा के ऊपर को सूंघा, फिर बाई तरफ को चला गया, फिर उधर मुंह करके सूंघने लगा। तो इस तरह से बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा और उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद में दो हिरन आ गए, उन्होंने भी चीतल के पास आए, उन्होंने भी आके सूंघा और इधर उधर मुंह करके सूंघने लगे, एकदम से अलर्ट पे भाग गए। तो जिम कॉर्बेट साहब लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं कि इन लोगों की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो सूअर हो चाहे वो ये गुरड़ काकड़ हिरन प्रजाति। तो इनको एक मांस की खुशबू यहाँ तक खींच के लाई, लेकिन बाघ की जो खुशबू थी, जो भी वो बाघ या तेंदुआ जो भी था उसकी जो खुशबू थी, उससे ये डर के यहाँ से भाग गए हैं। कॉर्बेट साहब को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में इनकी नज़र पड़ी, सामने से एक मदमस्त होकर के बिंदास बेखौफ तरीके से चलता हुआ एक बाघ चला आ रहा है। वो आया और आकर के उससे अच्छा जिम को उसको आते देख के जिम कॉर्बेट साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने बोला, यार ये इतना निश्चिंत और इतना बेखौफ, बिल्कुल बिना डरे हुए निडर हो गई, ऐसे कैसे आ रहा है? क्या ये जंगल का प्रोटोकॉल नहीं जानता है कि कहीं पे भी कुछ हो सकता है, कहीं पे भी शिकारी बैठे हो सकते हैं या कहीं पे भी कुछ हो सकता है? तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, उसको देखने लगे। वो अपने शिकार के पास गया, जब उसने देखा कि शिकार उसका चोरी हो गया तो वो बड़ा निराश हुआ, बड़ा दुखी हुआ और कभी इधर सूंघे कभी उधर सूंघे। सूंघते हुए वो जो चॉपिंग बोर्ड जो गांव वालों ने बना दिया था तने को, उसके पास पहुंच के सूंघ रहा था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि यार इसको जो है, क्योंकि ये बच्चा है वही बच्चा है जो अपनी माँ से दूर हो चुका है, इसे कोई ट्रेनिंग तो मिली नहीं है, तो इसे एक सबक तो सिखाना पड़ेगा। इसको एक चैप्टर, एक लेसन, एक कोर्स कराना पड़ेगा जंगल में रहने का, ताकि ये भविष्य में इसके काम आए। और ये अगर आने वाले समय में इसको इस जंगल का अगर रॉयल, इस जंगल में अगर इसने रहना है, एक रॉयल तरीके से इस जंगल का बादशाह बन के रहना है, तो इसको जंगल के प्रोटोकॉल को तो सीखना ही पड़ेगा। इसको सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको देखा जब उससे चॉपिंग बोर्ड से ऐसे ऐसे करके ये सूंघने लगा था, तो इन्होंने उसकी नाक से 2 इंच दूर निशाना लिया और धाएं से गोली मार दी। तो गोली की आवाज़ से वो एकदम से अचकचाया, क्योंकि उसके लिए एकदम नया था, और भागा वो। उसके बाद वो गायब हो गया। इस सर्दियों में, इन छुट्टियों में, अपनी सर्दियों में, इस टाइम में इस बाघ को इन्होंने कई बार देखा और बाघ ने भी इनको कई बार देखा था। उसको इन्होंने कई बार उसके शिकार के पास देखा, खाते हुए देखा, तो कई बार इन्होंने उसको देखा था।
और अब ये उस जगह पे भी नहीं रहता, वो शाही ने जो बना रखा था अब ये वहाँ भी नहीं रहता था। वहाँ पे कोई दो तेंदुए ने अपना कब्जा बना कर लिया था। अब ये आ गया था नीचे वही रवाइन की तरफ को, जहाँ पे खूब झाड़ झंकार थे, और उन्हीं के बीच में इसने अपनी रिहाइश बना ली थी। और ये अपना सांभरों को मार करके अपना पेट वेट भरता था। अब थोड़ा बड़ा भी होने लगा था। अब जो इसके कान जो बच्चों को बड़े बड़े जो दिखाई पड़ते, अब वो थोड़ा नॉर्मल से दिखने लगे थे। यानी कि आपने भी देखा होगा डिस्कवरी चैनल में, या कभी भी, या लाइव देखा होगा, या बाघ के बच्चे को देखा होगा, चिड़ियाघर में देखा होगा, तो बच्चे के मुंह छोटा होता है, कान बड़े होते हैं। और जब बड़ा हो जाता है, फुल ग्रोथ में आ जाता है, तो कान बस छोटे से रहते हैं और बाकी चेहरा बड़ा हो जाता है। तो कान घटते बढ़ते नहीं है, कान वैसे ही रहते हैं, लेकिन चेहरा उसका बड़ा होता है, बढ़ता जाता है। तो उसके कान भी अब थोड़े छोटे मतलब दिखने लगे थे। उसमें जो कलर था वो आ गया था। उसकी जो धारियाँ थी वो भी चमकने लगी थी। अच्छा, अगली सर्दियों में जब जिम कॉर्बेट साहब आए और अपना रूटीन के हिसाब से जैसे ये जंगल जाते थे, जंगल गए और घूम रहे थे, उसके ढूंढ रहे थे उस बाघ को जिसको सबक सिखाया था, लेकिन उसके कई पगचिन्ह नहीं दिखाई पड़े इनको। तो इनको ये आइडिया लगा कि ये बाघ जो है, हो सकता है कि ये तो अब थोड़ा बड़ा हो ही गया है, ये शायद अब ये घने जंगलों के अंदर चला गया है, या फिर ये इधर खेतों के अंदर इसने कहीं बीच में अपना जो है अपना अड्डा बना लिया है, अब ये जगह इसने छोड़ दी है। 2-3 दिन के बाद में इनकी ये सोच जो है एकदम गलत साबित हो गई। अब क्योंकि वहाँ पे एक नहीं, दो दो बाघों के पच्चीन दिखाई पड़े। एक बाघ का जो इनका वाला बाघ था, और उसके साथ में उसकी नई नई बनी हुई बाघिन फ्रेंड, उसकी गर्ल, उसकी बाघिन फ्रेंड। अब टीनेजर हो गया था ना, उसके पाँव के निशान, यानी कि उसको उसकी एक साथी, उसकी एक मेट मिल गई थी। ये डेटिंग का टाइम था बाघों की। ये बच्चा भी अब जो है बड़ा हो गया था और डेट करने लगा था एक बाघिनी के साथ, जिसकी डेट चल रही थी, यानी कि मीटिंग पीरियड चल रहा था। तो जिम कॉर्बेट साहब को बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि ये बाघ जो इतना सा था, 1 साल का बच्चा देखा था मैंने, अब 1 साल में ये 2 साल का हो गया और अब ये डेट पे है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में ये अपना शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे, तो इन्होंने एक वल्चर को देखा जो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, और उसकी हरकतों से लग रहा था, उसकी जो वो हरकतें हो रही थी कि वहाँ पे कहीं पे कोई मांस या कोई शिकार कोई पड़ा हुआ है, लेकिन ये नीचे उतर के उसको खाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसका मतलब वहाँ पे कोई तेंदुआ या कोई बाघ वाघ है। ये भी उस तरफ चले। अब जिम कॉर्बेट साहब तो हमेशा रबड़ सोल के जूते पहनते थे, तो इनके चलने में आवाज़ नहीं होती थी। ये चलते हुए उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए जिस पेड़ में वो गिद्ध बैठा हुआ था। इन्होंने इधर उधर देखा तो अचानक इनको एक झाड़ी पे जो है एक सांभर का सर दिखाई पड़ा। उसके सींग इस तरह से बाहर को निकले हुए थे, और जिस तरह से वो था उस तरह से सांभर सोता नहीं है। ये बात जिम कॉर्बेट साहब जानते थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इसके पास जाके देखता हूँ। तो वही बगल से एक 20 फुट की ऊंची एक धार थी, ये उस पर चढ़ के चढ़े और वहाँ से जाके इन्होंने उस चीतल को, उस सांभर को देखा, तो उस सांभर का जो है पिछला हिस्सा खाया जा चुका था, और सामने ही 2 शेर, 2 बाघ गहरी नींद में सोए हुए थे। अच्छा, जब ये उस चढ़ाई में चढ़ रहे थे, 20 गज की जो दूरी को चढ़ रहे थे, तो वो जो गिद्ध बैठा हुआ था उसकी नज़र इस पर पड़ी। उसने, वो भी एकदम से चौंका, और चौंक करके वो उसने एक कॉल दी। कॉल दे करके वो उड़ने को हुआ। जैसे ही उड़ा तो ऊपर की टहनी जो ठीक उसके ऊपर थी वो उससे टकरा गया। टकराया और इतनी जोर से टकराया कि वो फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरने लगा। अब जो अभी तक शांति थी उस जंगल की, वो एकदम से भंग हो गई। शांति भंग हुई तो पहले बाघिन और फिर उसके पीछे वो बाघ, दोनों गायब हो गए, भाग गए। अब वो दोनों महीनों तक इनको नहीं दिखाई पड़े। मार्च का महीना, अप्रैल खत्म होकर मार्च शुरू होने वाला था, तो इनको उसके उस बाघ के पच्चीन दिखाई पड़े। अब इसने, मतलब इनको ये खुशी होगी कि हाँ, अब वो जो है उस बाघ का जो है ब्रेकअप हो गया है अपनी बाघिन फ्रेंड से, और अब जो है ये अकेला है, अगेन ये बैचलर लाइफ में आ गया है। उसको देख के ये बड़े खुश हुए कि हाँ यार, ये अब ये फिर वापस आ गया है। अब जब ये उसका पीछा करने लगे तो इन्होंने देखा कि यार, ये तो
कल तक जो मेरे को आए दिन मिला करता था, अब ये तो मुझे देख कर के मतलब वार्निंग दे रहा है मुझे, अल्टीमेटम दे रहा है कि मेरे पास मत आना, नज़दीक ना आना मेरे अब तक तो बहुत हुआ, वो टाइम लग गए, वो क्या वो छोड़ आए हम वो दिन, जब तुम्हारे आने से हम शिकार छोड़ दिया करते थे मतलब एक जस्ट लाइटर मूड, मतलब वो अब जो है अगर शिकार मार के बैठा हुआ है जिम कॉर्बेट साहब, उधर कहीं आ जाए तो वो दूर से ही अल्टीमेटम दे देता, खबरदार इधर मत आना। जिम कॉर्बेट साहब को खुशी भी होती थी कि यार ये जंगल के नियम कानून सीखने लग गया है, तो ये उम्मीद थी कि बड़ा फुल ग्रोथ में आएगा और इस जंगल में राज करेगा। उन्हें क्या पता था कि इसकी ये सिखाए हुए जो इन्होंने इसको सबक सिखाया है इसको भूल जाएगा और एक दिन इन्हीं के हाथों मारा जाएगा। सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, मार्च का महीना शुरू होने वाला था, तो इन्होंने एक भैंस की आवाज़ सुनी। जंगल में थे, शिकार में, इन्होंने एक भैंस की आवाज़ सुनी। वो कुछ इस तरह की आवाज़ निकल रही थी जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा है, वो छुड़ाना चाह रही है, चिल्ला रही है। तो ये बड़ी तेज़ी से उस दिशा में गए। बहुत आवाज़ें आ रही थी, बहुत काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, तो बहुत तेज़ी से ये उस दिशा की तरफ गए और फिर उसके बाद ये लेट गए। फिर लेट लेट करके चलने लगे, तो आवाज़ें वहाँ पे बंद हो गई थी। तो ये समझ गए थे कि शिकार हो चुका है। ये लेट लेट करके उस जगह पे गए और एक ओट से जाकर के इन्होंने झांक के देखा, तो नीचे वहाँ पे एक मैदान सा था छोटा सा, जिस मैदान में एक तरफ भैंस मरी पड़ी हुई थी और मैदान की जो मट्टी थी जगह जगह से उधड़ी पड़ी हुई थी, यानी कि ज़मीन फटी हुई थी वो भैंस के खुरों से, और जगह जगह पे बाघ के पाँव के निशान थे। इन दोनों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ था, लेकिन बाघ नहीं था कहीं पे, वो मरी हुई थी। ये अपना गन लेकर के अलर्ट होकर के बैठे रहे, बहुत देर बैठे रहे। एक आध घंटा हो गया, शाम होने को हो गई, अंधेरा होने का था, बाघ नहीं आया। तो ये लौट के घर आ गए। अगले दिन सुबह ये अपने घर से निकले और सीधे उस बाघिन के पास गए, जाके देखे कि क्या हुआ, बाघिन वो लौट के बाघ भैंस के पास आया कि नहीं आया। ये वहाँ गए तो भैंस वैसे ही पड़ी हुई थी। उसे बाघ मतलब बाघ लौट के आया ही नहीं था, उसने खाया ही नहीं था उसको। उसके नज़दीक गए, निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि इससे अच्छा खासा संघर्ष किया है इस बाघ के साथ। करीब 10-15 मिनट इनका जो है संघर्ष चला है। इतनी आसानी से ये भैंस ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने इधर उधर देखा तो एक तरफ बाघ के पाँव के निशान इन्होंने देखे। अब इन्होंने उस तरफ चलना शुरू किया जिस तरफ बाघ के पाँव के निशान थे। कुछ दूर जाके इन्होंने देखा कि एक जगह पे बहुत ढेर सारा खून पड़ा हुआ है बाघ के, यानी कि बाघ भी घायल हुआ था। और थोड़ा और आगे बढ़े तो पत्तों में भी इन्हें वहाँ पे खून दिखाई पड़ा। वो संघर्ष में क्या हुआ था, बाघ के सर में इसका सींग घुस गया था जो काफ़ी अंदर तक था, उससे गहरा घाव कर दिया था और बाघ उसके बाद वहाँ से गायब हो गया था, फिर दिखाई नहीं। फिर बाघ जिम कॉर्बेट साहब को नहीं दिखा। जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि यार इतना घाव है, या तो अब ये मर गया होगा या जो भी है। बहरहाल जिम कॉर्बेट साहब के लिए भी एक हिस्ट्री हो गया था वो बाघ। वो अपने रूटीन पर चलते रहे, साल निकल गया, 1.5 साल, 2 साल, तीसरे साल वो बाघ फिर प्रकट हो गया। अब मैंने बताया प्रकट हो गया और इस बार जो है वो बड़ा अच्छा तंदुरुस्त, हैवी और एक फुल ग्रोन टाइगर बन के आया था, जो बड़ा खूबसूरत था। रियल रॉयल बंगाल की जो ब्यूटी होती है वो उसके अंदर थी। चमकदार स्किन उसकी, चमकती हुई आंखें उसकी, मतलब सीधा तना हुआ। अब उसने एक जगह एक शिकार किया था, वो उस सबक को भूल गया था जो जिम कॉर्बेट साहब ने उसको दिया था। ऐसा तो था नहीं कि जे दोस्तों की बंदूक सिर्फ जिम कॉर्बेट साहब के पास रही होगी। गांव में कई लोगों के पास बंदूकें हुआ करती थी। तो वो शिकार के ऊपर एक जमींदार बैठ गया था। जमींदार जिसके पास काफ़ी ज़मीनें थी और मकान थे और मवेशी थे, अच्छा खासा पैसे वाला था। अपने एक किराएदार को लेकर के वो बैठ गया कि आज इस बाघ को मैं मारूंगा, क्योंकि उन दिनों बाघ मारना अलाउ था, कोई उस पर रोक नहीं थी। वो बैठ गया। अब ये बाघ तो सबक भूल चुका था, ये वही अपना निडरता से वैसे ही मदमस्त होते हुए अपना आ रहा था सामने से। जमींदार ने देखा, गन उठाई और गोली मार दी। गोली इसके कंधे में लगी। कंधे में लगी तो ये भागा और बहुत दूर निकल गया। अब
करीब 36 घंटे के बाद में ये आया। इसको लोगों ने देखा, ये इंस्पेक्शन हाउस के सामने से लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा है, और फिर उसके बाद वो गांव के बीच से, ये लोग देख रहे हैं इसको, अपने गांव के घरों से देख रहे हैं इसको, गांव के बीच से ये जो है निकला और आगे चल के गोदाम के अंदर इसने शरण ले ली। दोस्तों 24 घंटे तक उस गोदाम में ये करीब रहा, लेकिन वो गांव वालों का जो शोर शराबा हल्ला गुल्ला हो रहा था कि अरे यहाँ बाघ है, अरे इसको निकलवाओ, उसको भगाओ या मारो, जो सब भी चल रहा था, उससे बड़ा परेशान हो गया था। परेशान हो गया तो इसने वहां से निकला, इसको एक गेट दिखाई पड़ा, इस गेट से होते हुए ये वहां से उस गांव से नीचे, काफी नीचे एक तलहटी में चला गया। वहां पे इसको एक भैंस मरी हुई दिखाई पड़ी, और वो वहीं पे सिंचाई का पानी वानी भी था, कुछ सिंचाई के लिए पानी वहीं से जा रहा था कुछ, तो बाघ वहीं रुक गया। अब वहीं पे वो उस भैंसे को खाता था और पानी पीता था। 1-2 दिन उसने वहाँ पे रहा, और उसके बाद में फिर वो अपना कहीं और चला गया। 2 महीने के बाद, जब उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब जब काला दुंगी आए अपना, जैसे ये हर साल मैंने बताया कि विंटर्स में काला दुंगी आ जाते थे, समर्स में जो है ये अपना नैनीताल रहते थे या शिकारों में रहते थे, जंगलों में, तो ये अपना काला दुंगी आ गए थे। अच्छा, वो बाघ जो है क्योंकि घायल था तो वो नीचे अपनी पुरानी जगह में आ गया था, वो जहाँ झाड़ झंकार था जिसके बीच में शरण ली थी। अब ये वहीं पे सांभरों को मार के जो है खा के अपना पेट भर रहा था, और धीरे धीरे इसका घाव भी ठीक हो रहा था। एक दिन वो आया जिस दिन जब ये बिल्कुल बिल्कुल फिट हो गया, इसका घाव बिल्कुल सही हो गया, बाकी बिल्कुल सही हो गया, लेकिन बस एक दिक्कत इसके साथ हुई कि इसका जो पाँव था वो थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ गया। कंधे में गोली के कारण कोई नस ऐसी वो हुई जिससे इसका पाँव अंदर को मुड़ गया। तो इसके चलने से, वो देख के, इसकी चाल देख करके जो है ये आइडिया लगता था कि ये जो है इसका एक पाँव अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो यही इसकी पहचान हो गई थी। कॉर्बेट साहब इसको इसी तरह से पहचानते थे। और जब ये ठीक हो गया तो ये उसी उस स्थान में लौटा जहाँ पे इसे गोली लगी थी, और जब लौटा तो ये समझिए भाई साहब कि ये विनाश लेके लौटा। इसने उधम मचा दिया वहाँ पे। इसने ये इतना रौद्र रूप इसने अपना दिखाया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकते थे। ये अब एक, जो अभी तक ये आम जंगली जानवरों को खा के अपना पेट भरता था, इसने वो तो छोड़ दिया। अब जो ये सिर्फ पालतू मवेशी मारने लगा, और एक नहीं मारता था, एक साथ 5-6 जितने हो जाए एक ही बार में मार देता था, एक ही दिन में मार देता था। यूं कहिए बैक्टी के टाइम में एक भैंस मार दी, ब्रेकफास्ट में दूसरी भैंस मार दी, लंच में तीसरी भैंस मार दी, इवनिंग टी के टाइम में चौथी भैंस मार दी, डिनर के लिए 5वीं मार दी, दिखाई पड़ी 6ठी मार दी। मतलब उद्देश्य इन बस मारना है। और मजेदार बात यह थी कि सबसे ज्यादा जो मवेशी, सबसे ज्यादा जो भैंस इसने मारी, ये उसी जमींदार की मारी जिस जमींदार ने इसको गोली मारी थी। इसकी प्रसिद्धि अब चारों तरफ फैल चुकी थी। ये बाघ ने अपने आप को फेमस कर लिया था। कई शिकारी आए इसको मारने के लिए, लेकिन इसको मार नहीं पाए, निराश होकर लौट गए। एक रात की बात है, एक रात एक गांव का एक लड़का जो है अपनी भरवा बंदूक लेकर के, कंबल डाल के अपने खेतों की रखवाली करने के लिए आया। जंगली सुअरों ने बड़ा दुखी कर रखा था उसे, तो उसको एक थोड़ा हलचल सुनाई पड़ी। उसे लगा कि शायद एक ये सुअर आ रहा है कोई, और उसने अपने भरवा बंदूक से गोली मार दी। गोली मारी तो वो जो भी जीव था, वो जानवर था, वो धप की आवाज के साथ नीचे खेत में गिरा। तो उसे गिरने की जो आवाज़ हुई नीचे खेत में, उससे ये लगा कि कोई भारी भरकम जीव, सुअर इसने मार दिया है। तो ये अपने दौड़ते हुए गांव गया, इसने अपने दोस्तों को एकत्र किया और उनसे बोला कि भाई मैंने जो है बहुत भारी भरकम जंगली सुअर मार दिया, चलो उसे लेकर के आते हैं। ये सब लोग चले। अब जब वहाँ गए तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं, रात का अंधेरा, और कुछ इनको दिखाई नहीं। काफ़ी आसपास देखा, ढूंढा, नहीं मिला, ये लौट के आ गए। अगले दिन जब ये दोबारा गए तो इनके साथ में एक लड़का और गया जो जिम कॉर्बेट साहब को जानता था, वो भी गया। तो इन्होंने देखा खून पड़ा हुआ है और बाल पड़े हुए हैं और खून की एक दिशा की तरफ चले गए हैं। तो इस लड़के ने क्या किया, वो बालों को उठाया और अपने पास रख लिया। वो ला करके उससे जिम कॉर्बेट साहब को दिखाए कि साहब ये जो सुअर मारा था ये उसके बाल हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने जब उन बालों को देखा तो बोले ना 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 ना, ये सुअर के नहीं है, ये बाघ के हैं। ये 100% बाघ के बाल हैं, और तो ये इसने जो है बाघ को घायल कर दिया है। पिछली बार जब बाघ घायल की हुआ था
तो उसने तो उधम काट दिया था, उसने तो हाहाकार मचवा दिया था, इतनी मवेशी मार दिए थे। और अब ये इस बार भी तुमने इसको यार मार दिया है, मतलब एक अधमरा, मतलब चोट पहुंचा दी है, घायल कर दिया है। और तुम्हें ये भी, हाँ, जिम कॉर्बेट साहब ने उसको बालों को देख के ये तक पहचान लिया था कि ये इसके अगले जो पाँव हैं उसके बाल हैं। तो तुमने तो इसको घायल कर दिया, अब ये कहीं मैन ईटर ना हो जाए। ये सोच से जिम कॉर्बेट साहब बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान, मतलब एक वो कहते हैं ना, बहुत अंदर से परेशान हो गए कि यार अब जो है यार ये आदमियों को मारेगा, क्या करूँ अब। तो जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी गन उठाई, अपनी मैगजीन लोड करी, सब पूरी फिट फॉर किया, उन्होंने कहा कि भाई बस अब इस बाप को मुझे मारना पड़ेगा, अगर मैं नहीं मारता हूँ तो जरूर ये आदमियों को मारेगा। जिम कॉर्बेट साहब निकल गए इसकी तलाश में जंगल में। अब ये मिल नहीं रहा था। एक दिन हो गया, नहीं मिला। 2 दिन हो गए, नहीं मिला। 3 दिन हो गए, नहीं मिला। चौथे दिन ये जब जंगल में जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक लड़का और उसकी माँ जो है बड़ी बदहवास हालत में दौड़ते हुए आ रहे हैं, और उनके पीछे से उनके मवेशी भी दौड़ते हुए आ रहे हैं, वो भी बदहवास है बिल्कुल। इन्होंने कहा ठहरो ठहरो भाई, रुको रुको, क्या हो गया। तो लड़के ने बताया कि साहब अंदर जो है बाघ बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा है, और हम तो डर के मारे भाग के आ गए हैं। तो उन्होंने कहा यार बताओ किस दिशा में है। उसे साहब यही अंदर है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो जिम कॉर्बेट साहब चाहते तो नहीं थे ये मेरे साथ आए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है चलो, कुछ सोच के बोला चलो। अब वो लड़का इनको उस जगह पे लेके गया जिस जगह पे उसने बाघ की आवाज़ सुनी थी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जिम कॉर्बेट साहब के अंदर एक मास्टरेट थी। ये जरूरत पड़ने में बाघिन या बाघ किसी की भी आवाज़ निकाल लेते थे, और हूबहू आवाज़ निकाल लेते थे। और इसके लिए इन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, ये आवाज़ें निकालना सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करी थी, तब जाके इनको मास्टरेट मिली थी इसमें, आवाज़ निकालने में। ये उस जगह पहुंचे और उस लड़के को के साथ एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। लड़के को इन्होंने अपने से ऊपर चढ़ाया और उसका सर इनके सर पे को, उसका पाँव इनके सर को टच करे, ऐसे उसको बैठा दिया। और उससे बोला कि बिल्कुल आवाज़ मत करना, और हलचल और आसपास नज़र रखना, कहीं अगर तुम्हें बाघ दिखाई पड़े तो मेरे सर पे ऐसे ऐसे मेरे को इशारा करना, मैं समझ जाऊंगा। अब इन्होंने क्या किया, बाघिन की कॉल देनी शुरू करी, बाघिन की आवाज़ निकालनी शुरू करी। जब इन्होंने जोर से बाघिन की आवाज़ निकाली तो वो बाघ जो था उसने रिप्लाई दिया, और जब रिप्लाई मिल गया तो इनको दिशा ज्ञात हो गया कि इस दिशा पे है। इन्होंने फिर आवाज़ दी, वहाँ से फिर कॉल आई, ऐसे 5-6 बार हुआ। अब इनको ये, और जब ये जितने बार आवाज़ कर रहे थे बाघिन की निकाल रहे थे, उतने बार वो आवाज़ और नज़दीक से आती जा रही थी, यानी कि वो आवाज़ जब आ रही थी तो और नज़दीक हो जा रही थी। अब इन्होंने आवाज़ निकालनी बंद कर दी, और इतने में वो लड़के ने इनके सर पे अपने पाँव से ऐसे ऐसे मारा। इन्होंने इधर उधर देखा, इनको कहीं समझ में नहीं आया, बाघ दिखाई नहीं पड़ा। अचानक से बाघ इनके सामने आ गया, और इनका जो था वो उसके हेड पे निशाना हो रहा था, जो ये लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि गारंटेड नहीं होता कि हेड पे अगर गोली मारेंगे तो मरी जाएगा, हो सकता है यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, ऐसे निकल जाए, पक्का नहीं था कि इसी जगह पे गोली लगे। तो ये चाह रहे थे कि इसकी बाघ की जरा सा चेस्ट इनको दिख जाए बस। तो इन्होंने एक ट्रिक आजमाई, ये पहले भी उस ट्रिक को आजमा चुके थे, इन्होंने वो ट्रिक आजमाई। अब वो ट्रिक क्या थी वो किसी को नहीं पता है, वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने वो ट्रिक आजमाई, तो वो ट्रिक से उस बाघ ने ऐसे करके अपनी गर्दन उठा ली, सर उठा लिया ऊपर, और एक अपना हाथ यूं उठा लिया। जैसे ही उसने यूं किया, इनको मौका मिला, वो मौका इन्होंने छोड़ा नहीं, और इनको चेस्ट दिखी, इन्होंने सीधे उसकी चेस्ट में गोली मारी, अचूक निशाना, एक ही गोली में बाघ ढेर। थोड़ी देर इसको देखते रहे, नीचे उतरे, मुआयना किया, एक बताते कि यार मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उससे ज़्यादा दुख हुआ कि जिस बाघ को मैंने ट्रेनिंग दे करके इतना सब कुछ किया, और आज मेरे सामने मैंने उस बाघ को मार दिया। तो दोस्तों, इस तरह से इस बाघ का अंत हुआ, ये सोच के कि कहीं ये मैन ईटर ना बन जाए। दोस्तों, बस यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी, क्या लगी, मैं एक्चुअली इसको समाप्ति है, मैं खुद इतना वो हो रहा हूँ कि यार जिस बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा होते देखा अपनी आंखों के सामने, उसको मार दिया, तो उन्हें वो ट्रॉफी पाने की खुशी भी होगी या इसको मारने का दुख हुआ होगा, ये मैं सोच रहा हूँ। आप भी सोचिए।
और दोस्तों जो पहली बार इस चैनल में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए हैं, कहानी पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें। जो मेरे पुराने दोस्त जो रेगुलर देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स से मेरा हौसला बढ़ता है। और कहानी को समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय माँ भारती। मेरा रिमोट कभी ठीक नहीं होगा, या मुझे नहीं आता रिमोट चलाना, पता नहीं।